बच्चों, आज हम वितान के अंतर्गत एक नए पाठ पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव। ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसको प्रस्तुत किया है ओम थानवी जी ने। इस रचना के माध्यम से उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता का बड़ी बारीकी से सजीव वर्णन किया है। बच्चों, ये पाठ बहुत लंबा है, इसलिए यहाँ पर हम इसके मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और इसके प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। अगर हम इस सभ्यता की बात करें तो ये 5000 साल पुरानी सभ्यता थी और जब 1922 में राखाल दास बैनर्जी, जो पुरातत्व विभाग के थे, वो वहाँ बौद्ध स्तूप का अध्ययन करने आए और उन्हें ये आभास हुआ कि यहाँ पर बहुत पुरानी सभ्यता के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। फिर जॉन मार्शल के संरक्षण में या निर्देशन में व्यापक स्तर पर खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ और इसके माध्यम से भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हो गया। यानी इसने सिंधु सभ्यता ने विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के भारत के इस दावे को सत्य सिद्ध कर दिया। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसमें हम इसके दो महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के विषय में देखेंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। वहां पर केवल अब अवशेष हैं और खुदाई के माध्यम से जो कुछ हमने पाया उसके आधार पर इस सभ्यता का अवलोकन या आकलन किया गया। तो नगर नियोजन की अनूठी मिसाल थी ये सभ्यता। मैदान की संस्कृति थी। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। पूरा शहर छोटे मोटे टीलों पर आबाद था और टीले ये प्राकृतिक नहीं थे, सिंधु नदी से पानी के बचाव के लिए बनाए गए थे। यहाँ की जो नगर योजना है वो ग्रिड शैली में थी और 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। उस समय इसकी आबादी लगभग 85,000 रही होगी, जो आज की महानगर की परिभाषा को लांघता होगा। तो बौद्ध स्तूप की हम बात कर रहे थे। बौद्ध स्तूप नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि 1922 में राखाल दास बैनर्जी इस बौद्ध स्तूप पर शोध करने आए थे। 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। 26 सदी पहले बनी ईंटों से बना है। भिक्षुओं के कमरे हैं। मोहनजोदड़ो के एक खास सिरे पर स्थित है गढ़ और ये भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप यानी एक परिदृश्य में जाना जाता है। एक और विशेषता है वहां की, महाकुंड। जैसा कि मैंने कहा कि मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, तो महाकुंड ये कहा जाता है, महाकुंड यानी द ग्रेट बाथ। महाकुंड 40 इंटू 25 इंटू 7 यानी 40 फुट इसकी लंबाई थी, 25 फुट इसकी चौड़ाई और 7 फुट इसकी गहराई। इसके दाईं तरफ एक गली है जिसे डिविनिटी स्ट्रीट या देवमार्ग कहा गया और इसके उत्तर और दक्षिण से दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हैं। 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर हैं। 3 तरफ साधुओं के कक्ष हैं, ज्ञानशालाएं हैं। यानी ये माना जाता है कि ये सामूहिक अनुष्ठान का कोई अंग होगा। यहाँ पर पानी के लिए दोहरे घेरे वाला कुआं है, जिससे ये सिद्ध होता है कि अशुद्ध पानी अंदर ना आ सके, यानी पानी की शुद्धता बनी रहे। पक्की ईंटों का जमाव है। ढकी हुई नालियां हैं। सिद्ध वास्तुकला का नमूना है। बच्चों, ये कहा जाता है कि अगर आप सिंधु सभ्यता का अध्ययन करें तो इसकी वास्तुकला को समझने के लिए अकेला महाकुंड ही काफी है। यानी महाकुंड के आधार पर ही हम उस पूरी सभ्यता का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ की सड़कों की बात करते हैं। यहाँ जो सड़कें पाई गई, सड़कों की क्या विशेषताएं हैं? छोटी सड़कें भी हैं और गलियां भी हैं। 9 से 12 फुट चौड़ी हैं वो। जो चौड़ी सड़क है, शहर की मुख्य सड़क जिसे फर्स्ट स्ट्रीट कहते हैं, ये डी के क्षेत्र में है। जो खुदाई जब शुरू की गई तो वो हल्का या क्षेत्रों में बांट दिया गया और जिनके निर्देशन में खुदाई हुई, जिनके अंडर
वो काम सौंपा गया, उसके आधार पर क्षेत्रों का नाम दिया गया। तो जो फर्स्ट स्ट्रीट है वो डी के क्षेत्र में है, बहुत लंबी सड़क है, अब केवल आधा मील बची है, चौड़ाई इसकी 33 फुट है, जिस पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आ जा सकती थी। ये सड़क मुख्य बाजार तक जाती थी। बस्ती की बात अगर हम करें तो बस्ती के भीतर भी छोटी सड़कें हैं, वो भी 9 से 12 फुट चौड़ी हैं। सड़कें सीधी हैं या आड़ी हैं। ग्रिड प्लान हम उसको कहते हैं कि सीधा है और फिर आड़ा है, यानी सर्पिल नहीं है, सर्पाकार नहीं है, जैसे आज के समय में टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं उस तरह के नहीं थे। और ग्रिड प्लान की बड़ी तारीफ की जाती है। ये कहा जाता है कि ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं, लेकिन फिर भी वो सिंधु सभ्यता के मानकों पर पूरे खरे नहीं उतरते। एक और अगली विशेषता पर हम चर्चा करते हैं, वहां जो ईंटें पाई गई। ईंटों की विशेषताएं ये हैं कि पक्की या कच्ची एक ही आकार की ईंटें, तो धूसरित वो मिट्टी के रंग की थी और उनका अनुपात था 1, 2 और 4। सभी भट्ठी में पकी थी। पक्की और कच्ची ईंटों का कहीं मिला जुला रूप पाया गया है, कहीं अनगढ़ पत्थरों का, अनगढ़ मतलब टेढ़े मेढ़े जो स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ की ईंटें पक्की और आकार में समरूप थी, मिट्टी के रंग की थी और कहीं कहीं अनगढ़ पत्थरों का हम प्रयोग पाते हैं। अगला हम बिंदु लेते हैं कृषि। कृषि की अगर बात की जाए तो पहले ये माना जाता था कि सिंधु सभ्यता में खेती नहीं होती होगी, लेकिन जैसे जैसे खुदाई बढ़ी और तब वहां पर अन्न के दाने, अनाज के दाने भी मिले, तो तब ये सिद्ध हो गया कि ये एक खेतिहर और पशुपालक सभ्यता थी। इसमें उन्नत खेती और व्यापार होता था। रबी की फसल, जो कि मुख्य फसल मानी जाती है, होती थी कपास, गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, रागी, खजूर, खरबूजा, बेर, लोहा, पत्थर, तांबा, यानी फल भी थे, धातुएं भी थी और रबी की फसल भी ये लोग उगाते थे, यानी कृषि करते थे। तो खेतिहर और पशुपालक सभ्यता थी। तो बच्चों हम अगले बिंदु पर आते हैं, एक और विशेषता यानी नगर नियोजन। अगर हम नगर नियोजन की बात करें तो सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन बहुत अनूठा था, सुव्यवस्थित सभ्यता थी। कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता, जो अभी हमने ग्रिड शैली की बात की थी, तो वही इसकी विशेषता है कि कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। मुख्य सड़क से सेक्टर के भीतर दाखिल होंगे, फिर घर की गली में, फिर घर में। और एक और विशेषता यहाँ की काफी चर्चा में रही, या जो लोगों का ध्यान खींचती है, कि हर घर में एक स्नान घर था, ढकी हुई नालियां यानी ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी का उत्तम प्रबंध, ये भी एक चर्चा में आता है सिंधु सभ्यता की। ये भी एक विशेषता, काफी चर्चा इस पर की जाती है। तो हर घर में एक स्नान घर था, ढकी हुई नालियां थी। घर छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, लेकिन सब एक कतार में हैं। शैली यानी बनावट भी लगभग एक सी। आकार में 30 गुना 30 फुट हैं, कुछ उससे दुगुने हैं, कुछ तिगुने हैं। एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता होगा। अच्छा, एक विशेषता और सिंधु सभ्यता की है जिस पर प्रश्न बनता है, जल संस्कृति। इस पे ये प्रश्न बनता है कि क्या सिंधु सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं, तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम जल संस्कृति के पक्ष वाले बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि अगर हम जल संस्कृति की बात करें तो ये देखते हैं कि सिंधु नदी के किनारे पूरा शहर बसा था, छोटे मोटे टीलों पर आबाद था, 700 के करीब कुएं अकेले मोहनजोदड़ो में पाए गए, सामूहिक अनुष्ठान के लिए एक जल कुंड था, एक दोहरे घेरे वाला कुआं था, बेजोड़ पानी की निकासी थी और महाकुंड के पास 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर पाए गए। हर घर में भी एक स्नान घर था। रंगरेज के कारखाने के बारे में भी हमने पढ़ा था, वहां पर भी स्नान घर था। नदी से पानी के बचाव के लिए ढकी हुई नालियां थी और छोटी नावें भी पाई गईं। तो हम इस आधार पर सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। अच्छा, कुएं। यहाँ के कुओं की विशेषता कि अब तो वो मीनारों की शक्ल में, क्योंकि खुदाई हुई तो
धरती को छोड़कर मीनारों की शक्ल में ऊपर निकल आए हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता पहली ऐसी ज्ञात संस्कृति थी जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। एक अगली विशेषता पर हम चर्चा करते हैं, कोठार। कोठार कोठरी का रूप है बड़ा, कोठार यानी कक्ष। तो जैसे कोठरी छोटी होती है, विशाल कोठार पाए गए जिसमें कर के रूप में हासिल अनाज जमा होता होगा। वहां पर 9 चौकियों की 3 कतारें पाई गई। बैलगाड़ियों के प्रयोग के भी प्रमाण मिले हैं, जो अनाज की ढुलाई के लिए जिनका आवागमन होता होगा। हड़प्पा में भी कोठार पाया गया। अच्छा, जो वस्तुएं खुदाई में मिली, अब हम उन पर चर्चा करते हैं कि खुदाई में जो वस्तुएं मिली, काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरें, चाक पर बने विशाल मृद भांड यानी मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, उस पर बड़ी सुंदर चित्रकारी, चौपड़ की गोटियां यानी खेलने के भी शौकीन थे, दिए, माप तौल के पत्थर, बैलगाड़ी, तांबे का आईना यानी उनमें जो हम आगे देखेंगे सौंदर्य बोध भी था, और खिलौने भी पाए गए, 2 पाटों वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थर के मनकों वाले हार यानी आभूषण, पत्थर के औजार व मूर्तियां, केश विन्यास यानी सुंदर सा बालों को संवारने का तरीका, सुइयां, गुलकारी वाला दुशाला, नर्तकी, दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति, और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप यानी जो लिपि पाई गई, जो लिखा हुआ मिला, उसको पढ़ने वाला तो कोई है ही नहीं। अगर उसको पढ़ लेते, उसको समझते, तो शायद इस सभ्यता को हम और अधिक समझ पाते। एक बात और कि खुदाई भी लगभग 1/3 होने के बाद बंद कर दी गई, क्योंकि जितना खुदाई में प्राप्त किया उसको संभाल के रखना भी एक चुनौती है। वहां दलदल की भी समस्या उत्पन्न हुई, और ये पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में स्थित है। जो खुदाई में वस्तुएं मिली, कुछ दिल्ली में, कुछ कराची में, कुछ स्थानीय अजायब घर में है। वहां पर जो सोने के गहने थे वो चोरी हो गए, तो अब खुदाई भी बंद कर दी गई। रेलवे ट्रैक बिछाने के चक्कर में कुछ साक्ष्य यानी कुछ प्रमाण नष्ट हो गए। तो यानी पूरी सभ्यता हमारे सामने नहीं आई। अगर पूरी सभ्यता आती और लिपि को पढ़ पाते तो शायद और भी बहुत कुछ हमें पता चलता। तो बच्चों, आज इसके मुख्य विशेषताओं पर हमने चर्चा की, और कुछ मुख्य बिंदु और मैं उन पर चर्चा करूंगी जिन पर प्रश्न बनते हैं। और जब इस पे प्रश्नों में जो उसके मेन पॉइंट्स होते हैं यानी जो मुख्य बिंदु होते हैं वो आप कवर करिए, और बाकी तो उत्तर में बहुत सी चीजें हम फिर से ले सकते हैं। जैसे एक प्रश्न इस पर बनता है कि ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। यानी इसकी अगर हम बात करें तो ताकत के बल पर वहां शासन नहीं था, आपसी समझ से अनुशासित थी। तो अब हम इसमें कौन से पॉइंट्स ले सकते हैं कि ना तो वहां पर राजाओं और महंतों की समाधियां पाई गई, न हथियार पाए गए, न भव्य राजप्रासाद माने राजाओं के बड़े भव्य महल, या न मंदिर भी नहीं पाए गए जो प्रायः अन्य सभ्यताओं में पाए जाते हैं। और वहां पर घरों की बनावट एक जैसी थी, शैली एक जैसी थी। तो इसके आधार पर औजार थे लेकिन हथियार नहीं, तो हम कह सकते हैं कि वो ताकत के बल पर शासित नहीं थी। उनमें आपसी अनुशासन था, उनमें समझ थी अनुशासन की, जो पूरे नगर में दिखाई पड़ती थी। दूसरा एक विशेषता है भव्यता थी पर आडंबर नहीं। इसी को हम एक दूसरे तरह से कह सकते हैं कि लो प्रोफाइल सभ्यता थी। लो प्रोफाइल सभ्यता यानी लघुता में महत्ता का अनुभव कराने वाली। और इसी को हम एक और तरह से कह सकते हैं कि आकार की भव्यता की जगह कला की भव्यता थी। यानी भव्यता थी, इस वाले प्रश्न को हम बाद में लेंगे। भव्यता थी पर आडंबर नहीं। भव्यता थी वहां का अद्वितीय महाकुंड और चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन, विशाल कोठार, सब कुछ था। ढकी हुई नालियां, सुव्यवस्थित नगर नियोजन, लेकिन आडंबर नहीं था, माने दिखावा नहीं था। साधन सारे थे। इस पर ही एक प्रश्न और दूसरे तरह से पूछा जाता है कि साधन संपन्न थी लेकिन उसमें आडंबर नहीं था, दिखावा नहीं था।
तो लो प्रोफाइल थी, यानी वो आज के समय में हम देखें कि होता कम है, लोग दिखाते ज्यादा हैं, लेकिन वो हर तरह के साधनों से संपन्न थे, लेकिन उनमें आडंबर यानी दिखावा नहीं था। तो ये इसके पॉइंट्स हो गए। अगला प्रश्न हम लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध। अब यहाँ सौंदर्य बोध पर हम उन वस्तुओं को लेंगे जो सौंदर्य का बोध कराती हैं। जैसे वहां पर पाया गया विशाल मिट्टी के बर्तन, उन पर सुंदर चित्रकारियां, सुंदर केश विन्यास, गुलकारी वाला दुशाला, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थर के मनकों वाले हार, है ना। तो ये हम ले सकते हैं। तांबे का आईना और ये ढकी हुई नालियां, सुव्यवस्थित नगर नियोजन, और राज पोषित या धर्म पोषित नहीं था, इसमें हम फिर वही कहेंगे, न भव्य राजप्रासाद पाए गए, न मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियां। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था, यानी पूरे समाज में, पूरी सभ्यता में एक सुव्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो समाज पोषित था। अगला प्रश्न एक ले सकते हैं। अगला प्रश्न एक है कि आकार की भव्यता की जगह कला की भव्यता, यानी आकार में अद्वितीय महाकुंड को छोड़ दें तो आकार की भव्यता की जगह उनमें सौंदर्य या सुरुचि के प्रति वो सजग थे, स्वच्छता और सौंदर्य के प्रति सजग थे, स्वास्थ्य के प्रति सजग थे। तो वहां कला की भव्यता, यानी जो वस्तु जिस रूप में सुंदर लग सकती थी उसे उसी रूप में रखा गया। सुव्यवस्थित नगर नियोजन, सुंदर चित्रकारी, जो राजा की मूर्ति मिली वो भी बहुत छोटी सी थी, उस पर बहुत छोटा सा मुकुट था। तो हम ये कह सकते हैं कि आकार की भव्यता नहीं थी, कला की भव्यता थी। दिखावा करने वाली संस्कृति नहीं थी। घरों की बनावट भी छोटे थे, उससे बड़े, लेकिन बनावट लगभग एक जैसी थी। तो आकार की भव्यता की जगह, आडंबर की जगह वो लोग कला के प्रति सजग थे। ये इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, ये पॉइंट्स ले सकते हैं। और बाकी विशेषताएं हमने पहले ही आपसे डिस्कस करी कि औजार थे लेकिन हथियार नहीं थे। राजा की बड़ी छोटी सी मूर्ति मिली, नावें मिली, वो भी बहुत छोटी मिली। तो ये लघुता में महत्ता, या इस पॉइंट्स को भी हम कई उत्तरों में ले सकते हैं। एक बात और बच्चों, कि जो आप कहना चाह रहे थे, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये सभ्यता 1/3 खुदाई हुई, उसके बाद बंद कर दी गई। और एक प्रश्न और जो मैंने कहा कि अगर आप जल संस्कृति के विपक्ष में, इस पे प्रश्न आता है कि पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। तो अगर आप विपक्ष में तर्क देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु नदी के किनारे बसा था, पानी की कमी थी इसीलिए अधिक कुओं की खुदाई हुई, सफाई पसंद या स्वास्थ्य के प्रति सजग थे तो जलकुंड था, महाकुंड था, हर घर में कुएं पाए गए, स्नान घर पाए गए, ढकी हुई नालियां पाई गई, लेकिन नावें भी छोटी थी, और शायद बाद में जल के अभाव में संस्कृति विनष्ट हो गई और ये समाप्त हो गई संस्कृति। अच्छा, 1-2 पॉइंट्स मुझे लग रहा है एक और हम डिस्कस कर सकते हैं। प्रश्न एक क्वेश्चन बच्चों आया है कि जब हम कहीं रसोई घर में या उनके खंडहरों में जब लेखक घूम रहा था अपने मित्रों के साथ, तो कहता है कि हमें ऐसा लगता है, रसोई घर के पास खड़े होकर हम लगता है पकवान की सुगंध आ रही है, या हम किसी के घर में अनधिकार प्रवेश कर रहे हैं। तो ये हमारी एक सतत परंपरा को दर्शा रहा है कि वो हमारा कल था, आज है और आगे कल होगा, यानी हम उन्हीं की परंपरा के आगे हैं। तो हम उनकी स्थिति को महसूस कर सकते हैं कि कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे, जैसे आज हम रहते और खाते थे। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो मुझे याद आ रहा है बच्चों, लेखक ने एक जगह कहा कि हर घर का संस्कार में आकार होता है, यानी हर घर का अपना एक कल्चर, एक संस्कृति, एक स्वभाव होता है जिसके माध्यम से, उनके व्यवहार से हम उनको समझते हैं। तो सिंधु सभ्यता की बात भी करी उसने, और एक जैसलमेर के एक कुलधरा नामक गांव का भी उल्लेख किया कि सिंधु सभ्यता भी खोद के ऐसे निकली है मानो लगता है कि ये कल की ही बात हो।
उसी तरह जैसलमेर के कुलधरा गांव के निवासी राजा से तकरार हुई और रातों रात घर छोड़कर चले गए, बाद में सामान उठा ले गए। लेकिन जब वहां पर जाओ तो पीले पत्थरों वाला राजस्थान के जैसलमेर का वो सुंदर गांव ऐसा लगता है जैसे लोग अभी कहीं काम से गए हैं और शाम को वापस आएंगे। तो बच्चों, जो सभ्यताएं होती हैं या कोई ऐतिहासिक इमारत हम देखने घूमने जाते हैं तो हम उन्हीं की परंपरा का हिस्सा हैं, इसलिए हम उनके बारे में बहुत कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इस पर भी एक प्रश्न आता है कि आप किसी ऐतिहासिक इमारत या आप कहीं गए हो तो उसका वर्णन कीजिए। हम दिल्ली का किला ले सकते हैं या आगरा का फतेहपुर सीकरी ले सकते हैं, या जहां आपने घूमा, जहां आप घूमने गए तो उसका आप यात्रा का वर्णन कर सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कहीं कोई शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।